Hello students, today we discuss a new topic learning as experiencing, जिसका अर्थ होता है अनुभव के रूप में सीखना। मतलब सीखने के दौरान में आप कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव के बदौलत आप कैसे सीख पाते हैं। शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ द लर्नर्स, शिक्षार्थी के साथ जिम्मेदारी साझा करें। Carol stressed that to create a meaningful learning atmosphere, you have to center on the learner and make them accountable for their learning process. Some tips for achieving this include, यहाँ पे बताया जाता है लर्निंग को लर्नर सेंटर एजुकेशन। अभी का समय में लर्नर सेंटर एजुकेशन में जहाँ पे स्टूडेंट को हर तरफ से उनको हर तरह का हेल्प मिलता है और हमेशा वो सेंटर में रहते हैं और टीचर एज ए गाइडर और मोटिवेटर के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है जे वही लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे प्राप्त किया जाए या कैसे अनुभव के तौर पर सीखना हो पाए, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। इंक्लूड प्लेंटी ऑफ एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, सक्रिय सीखने की गतिविधियों को शामिल करें। मतलब एक्टिविटी लर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल तौर पर जितना पढ़ाया जाए या लिखाया जाए वो कैसे स्टूडेंट के लाइफ में काम होता है और ज़्यादा एक्टिवनेस होकर जो सिखाया जाता है वो ज़्यादा मेमोरेबल हो पाता है, याद रख पाते हैं और उसको आराम से आत्मसात कर पाते हैं। द इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट्स द थ्योरी बट देन शिफ्ट्स the power so that the students can share their own take on the material. प्रशिक्षक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है लेकिन फिर शक्ति को स्थानांतरित करता है ताकि छात्र शिक्षण सामग्री पर अपना स्वयं का हिस्सा साझा कर सके। यहाँ पे गाइड किया जाता है स्टूडेंट को, जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होता है उसके ऊपर में प्रॉपर नॉलेज उन लोग को गेन कर पाए उसके लिए छात्रों को स्टूडेंट हेल्प करते हैं। दिस कैन बी डन यूजिंग एक्टिव लर्निंग सीक्वेंसेस दैट अलाउ फॉर मोर इंटरैक्टिव। यह सक्रिय शिक्षण अनुक्रम का उपयोग करके किया जा सकता है जो अधिक उत्तर क्रियाशीलता की अनुमति दे सके। मतलब यहाँ पे बताया जाता है अगर उसको एक्टिव लर्निंग को सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक ऐसे अगर सिखाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिखाया जाता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे कैरोल advised that in 50 minutes of lecturing the power should shift at least twice to keep retention. यहाँ पे कार्ल का बोलने का मतलब होता है एक क्लास जब होता है 6 पीरियड चलता है, एक क्लास का टाइम टेबल के हिसाब से जब पीरियड चलता है फर्स्ट में 45 मिनट्स या 50 मिनट्स जो दिया जाता है उसके बीच में उनको क्वेश्चन आंसर ब्रेक देना चाहिए। जैसे रिटेंशन मतलब ब्रेक देना चाहिए। इसका ब्रेक मतलब नहीं कि कोई लंच ब्रेक या छुट्टी दे दिया जाना चाहिए, नहीं, उसी बीच में 50 मिनट्स के अंदर में ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जैसे क्वेश्चन आंसर हो या कोई स्टोरी टेलिंग हो या कोई जैसे कोई एग्जाम्पल्स हो। उसी तरह पर अगर बात किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है तो उस पीरियड वो क्लास टोटल बच्चों लोग के लिए ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। नेक्स्ट, फोस्टर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, छात्र जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब छात्रों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोत्साहित करना। द इंस्ट्रक्टर शुड थिंक थ्रू सम of the duties that students must be responsible for and how to achieve that accountability in the classroom. क्लासरूम में बच्चे कैसे यूज करें अपना टोटल जो 6 घंटा का समय होता है वो समय का अवधि को कैसे पूरा करें। तो इसमें बताया जाता है छात्रों को जिम्मेदार होना चाहिए और कक्षा में उस जवाबदेही को कैसे प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में प्रशिक्षक को सोचना चाहिए। मतलब सोचना होगा, टीचर को सोचना होगा। बच्चे जो 6 घंटा यहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में स्पेंड करेंगे उस 6 घंटा या 8 घंटा के अंतराल में उनको कैसे पढ़ाया जाए और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए और उनका क्वालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए बहुत सारा स्टेप को फॉलो करना होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है पंक्चुअलिटी, जिसका अर्थ होता है समय का पाबंदी या समय का पालन करना।
Addressing lateness but in a way that it is not defensive, like asking, I see you arrived late, is everything okay? जैसे जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ, आप देर से पहुँचे, सब कुछ ठीक है ना? मतलब ऐसे बच्चे को, अगर कोई बच्चे लेट में आते हैं, उनको क्वेश्चन अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जब बच्चे खुद अपना जो प्रॉब्लम है, क्यों वो लेट आ रहे हैं और क्यों वो पंक्चुअलिटी, समय का पाबंदी नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं। जैसे हम पूछेंगे, आई सी यू अराइव्ड लेट, इज़ एवरीथिंग ओके? आप देर से पहुँचे हैं, सब कुछ ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सकारात्मक वे में पूछा जा रहा है। आप अगर आज लेट में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम है तो वो उस बता पाएंगे जो मेरा प्रॉब्लम था, और वो कभी रिपीट वो प्रॉब्लम नहीं होगा, और लेट करना उनका लाइफ में रिपीट वो नहीं करेंगे अगर उनको पॉजिटिव में बोला जाता है। अगर नेगेटिवली उनको, अग्रेसिव वे में उनको अगर पूछा जाता है, तो फिर उन लोग को झूठ बोलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिपरेशन, जिसका अर्थ होता है तैयारी। मेक एक्सपेक्टेशंस क्लियर ऑन व्हाट इज कमिंग अप। जो सामने आ रहा है या आने वाला है, उस पर अपेक्षाएं स्पष्ट करें। मतलब एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट के तौर पर उनमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ टीचर भी उनको मोटिवेट करना है कि उनका एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़े। मतलब जो आगे में आने वाला है उसके लिए क्या गाइडलाइन बनाना है, और कैसे वो टाइम टेबल या शेड्यूल को फिक्स करना है, जो कि कमिंग जो प्रॉब्लम आता है या टास्क आता है, आगे में जो टास्क आएगा या प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे हैंडल किया जा पाए, और या उसमें उसको सामना करने के लिए खुद को तैयार किया जाए। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसका अर्थ होता है गहन सोच। समीक्षात्मक होना चाहिए, मतलब थिंकिंग, आपका सोच समीक्षात्मक होना चाहिए। हमेशा आपको सकारात्मक और नकारात्मक को, दो पहलुओं को ध्यान देना चाहिए। मेक इट एप्लीकेबल एंड कनेक्ट इट टू अदर डिसिप्लिन्स। इसे लागू करें और इस अन्य विषय में इसको कनेक्ट करें। यहाँ पे बताया जाता है इसको लागू करना है, एप्लीकेबल करना चाहिए, और कनेक्ट टू अदर डिसिप्लिन। मतलब आप उसको समझें, आपका क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक के हिसाब से आप कुछ चीज़ को समझें और उसको बच्चे को समझाए, और उसके साथ साथ बच्चों को हेल्प करें। वो अपना खुद समझने के बाद अपना फ्रेंड सर्कल में, आपका पीयर ग्रुप में उसको शेयर करें, और उनके साथ अपना बात को रखें या डिस्कशन करें। और एक होता है कल्चरल अवेयरनेस, सांस्कृतिक जागरूकता जिसको बोला जाता है। डाइवर्सिफाई कंटेंट सो इट एनकैप्सुलेट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। छात्रों को विविधता प्रदान करें ताकि यह अलग अलग दृष्टिकोण को समाहित करें। मान कल्चरल अवेयरनेस, जब कल्चरल अवेयरनेस ये सब चीज़ होता है, आपका सीमित ज्ञान को विकसित कर सकता है। मतलब डाइवर्सिफाई कंटेंट, मतलब इंडिया का कल्चर है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत सारा कल्चर को हम लोग बिलोंग्स करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे होने से अगर दूसरा कल्चर को फॉलो किया जाता है, बच्चे अगर कल्चरल अवेयरनेस को अगर एक्सेप्ट करना जान जाते हैं, तो फिर वो दूसरे कल्चर को सम्मान देना, और उसके साथ साथ कल्चर में जो चीज़ इन्वॉल्व है, जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई पर्व त्यौहार होता है, उसमें खुद को सम्मिलित करते हैं, और उनमें जो ज्ञान से बुकिश नॉलेज जो होता है, किताबी ज्ञान जो होता है, वो प्रैक्टिकल तौर पर वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर बुक में पढ़ते हैं रक्षाबंधन, अगर उस पर्व या त्यौहार को वो मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो फिर वो कंटेंट उनके पास में, वो जो डाइवर्सिफाई कंटेंट जो होता है, वो पूरा क्लियर हो जाता है, और उस चीज़ को वो बहुत जल्दी समझ पाते हैं। नेक्स्ट होता है टास्क कंप्लीशन, जिसका अर्थ होता है काम पूरा होना। मेक श्योर योर डेडलीनेस आर डोएबल एंड दैट दे हैव ए क्लियर पर्पस। सुनिश्चित करें कि आपकी समय सीमा निश्चित है और उनका स्पष्ट उद्देश्य क्या है।
जब टास्क कंप्लीशन बात होता है, आपको कितना समय के अंदर में टास्क को पूरा करना है और ये टास्क का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर बच्चे लोग को कोई होमवर्क दिया जाता है, उसमें उसका पर्पस रहता है, क्योंकि वो क्लासरूम में जितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, घर में जाके अगर उसको वो याद करते हैं, रिकल करते हैं, तो ज़्यादा देर तक वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो पाता है। तो यहाँ पे टास्क कंप्लीशन जब दिया जाता है, स्कूल की कॉलेज में दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, तो स्टूडेंट का ये ड्यूटी होता है, उसको समझना चाहिए ये टास्क का उद्देश्य क्या है और ये टास्क को कितना समय में पूरा करना है और किस माध्यम से उसको पूरा करना है, किस वे उसको पूरा करना है, और ये प्रोसीजर उनको फॉलो करना होता है। क्योंकि ये जो टास्क कंप्लीशन दिया जाता है काम को पूरा करने का, ये एक ठो प्रैक्टिकल तौर पर दिया जाता है आज फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। देन होता है कंपटीशन, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। इंटरजेक्ट आस्क व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक। यहाँ पे कंपटीशन का जो बात होता है, यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक या कोई सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आपका कंपटीशन माइंड रहना ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर कंपटीशन माइंड रहता है तो फिर आप आपके सामने में जो ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं उनको फॉलो करते हैं और आप प्रयास करते हैं उनके हिसाब से आप ज़्यादा बेटर कर सकें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एग्ज़ाम में भी अच्छा बेटर कर सकें, और आपका परफॉर्मेंस भी जो एक्टिव परफॉर्मेंस होता है टोटल ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन में, उसमें आप कितना खुद को कॉम्पिटिटिव को, आपका कंपटीशन लेवल को कैसे डेवलप कर पाते हैं। ओवरऑल आज हम लोग को लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन किए। इसमें बताया जाता है लर्निंग एक्सपीरियंस रिफर्स एनी इंटरेक्शन, कोर्स प्रोग्राम or other experience which learning takes place, whether it occurs in traditional academic setting or non-traditional academic setting। सीखने का अनुभव किसी भी बातचीत, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या अन्य अनुभव को संदर्भित करता है। जो सीखना होता है, चाहे वो पारंपरिक शैक्षणिक सेटिंग हो या गैर पारंपरिक सेटिंग हो। जो पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग होता है, इसको हम लोग को स्कूल कॉलेज के अंदर में ही सीमित कर देते हैं। जब नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग होता है, गैर पारंपरिक सेटिंग होता है, तो इसमें हम लोग को फॉलो करते हैं, बच्चे लोग को फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, पिकनिक लेके जाते हैं, आउटडोर घुमाने लेके जाते हैं, उनके साथ उन लोग को स्कूल बाहर में लैबोरेटरी जाते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशन को जाते हैं। इसमें क्या होता है, उनमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा पक्का हो जाता है, और जितना वो पढ़ते हैं उसको वो अगर प्रैक्टिकल तौर पर उस चीज़ को देख पाते हैं, सीख पाते हैं, वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होता है और वो हमेशा के लिए उसको दिमाग में स्टोर कर पाते हैं। आज ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन किए, अनुभव के रूप में सीखना। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।